हेलो। आज हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुपर टेट के, मैथ के और भी सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम देख लेते हैं। पहली है नंबर संख्या पद्धति में पहला संख्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, मतलब कौन होते हैं? तो देखिए, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वस्तुओं की गिनती करने से मतलब ये है कि क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो है एक से स्टार्ट होती हैं, इसमें जीरो नहीं होता है। वस्तुओं की गिनती अगर आप करेंगे तो जीरो लिखेंगे तो जीरो का मतलब कोई वस्तुएं नहीं। अगर एक वस्तुएं होंगी तो आप एक से गिनती करेंगे, इसलिए वस्तुओं की गिनती के लिए यहाँ पे लिखा है कि वस्तुओं की गिनती, मतलब जीरो तो कोई गिनती में नहीं आती ना। वस्तु जीरो वस्तु का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई वस्तु नहीं, इसलिए वस्तुओं की संख्या कहाँ से ली गई है? वस्तुओं की गिनती लिखने का मतलब यही है कि ये एक से स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए देखिए, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यन, और संख्या इसकी स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 और चलता जाता है इन्फिनिटी तक। आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर पूछ दिया, इससे बहुत सारे यूपी टेट में क्वेश्चन बने हैं और सी टेट में भी, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, नॉट जीरो। जीरो क्योंकि है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ये बहुत गलती हो जाती है बहुत लोगों से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या में इंसान लगा देता है जीरो, लेकिन अगर प्राकृतिक थोड़ी सी इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या लिख दिया है, इसका मतलब उससे छोटी संख्या सबसे क्या होगी? 1 हो जाएगी। इसलिए कि ये प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं। ये वस्तुओं की गिनती से आप ध्यान दे लेंगे कि वस्तुओं की गिनती से प्राकृतिक संख्या ली जाती है, तो हमें यकीन है कि कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि वस्तुएं जीरो वस्तु कोई हो तो जीरो मतलब कोई वस्तु नहीं मानी जाती है जब तक कि उसकी कोई वो संख्या ना हो। इसलिए अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ आ गया आपका ये प्राकृतिक संख्या। हम इस पढ़े ही हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, हमारा एक से स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी जोड़ लेते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या तो आपको पता चल गई कि एक से स्टार्ट होती है और चलती चली जाती है। और पूर्ण संख्या जो है इसमें क्या, सिर्फ एक शून्य ऐड कर लेंगे। तो देखिए, इस प्राकृतिक संख्या से हम याद कर सकते हैं आसानी से कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, कौन सी कहलाती हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या तो सब होता ही है, बस एक एक्स्ट्रा हो जाता है शून्य। तो इसे शून्य से स्टार्ट कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं हमारी। इसलिए देखिए, इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए यहाँ 0 1 2 3 और चलता चला जाता है। देखिए, अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो आप क्या लगाएंगे? शून्य लगाएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आपका शून्य है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है कहाँ से? शून्य से स्टार्ट होता है। फिर आते हैं आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए आपका। देखिए, कैपिटल क्यू लिखा है और कैपिटल क्यू इक्वल टू यहाँ लिखा है p बाई क्यू। देखिए यहाँ लिखा है p तथा q पूर्णांक है, मतलब p और q पूर्णांक होने चाहिए। जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए q। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 7 - 2 और 7/5 एंड 0 etc हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 √3 √5 etc। इंपॉर्टेंट इसमें नोट ये है आपका कि जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। मतलब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हो या अंतर हो, वो क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा।
आप कह सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ दिया परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, ठीक, और ये अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पर दिखा है एग्जाम्पल में 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा देख लेते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे दिया है 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा है, तो p/q जो था वो एक पूर्णांक संख्या थी। इसलिए देखिए आप देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। संख्या जो है धन पूर्णांक एक होता है, एक शून्य, फिर उसके बाद एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या है, इसको कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, उस पर प्लस का चिन्ह लगा होता है और इक्वल टू लिख देते हैं। ये धन पूर्णांक 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलता रहता है। फिर आते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य है। अब आते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक वही कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, उसमें माइनस लगा देंगे तो ये ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ऋण पूर्णांक का मतलब कि -4 -5 -3 -2 -1, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही चलता जाता है, मतलब इसमें सिर्फ माइनस है, ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। फिर ये तीनों हो गया आपका, इनके जो है धन शून्य एंड ऋण पूर्णांक के सम्मिलित समुच्चय को ही पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। जैसे कैपिटल I सिर्फ इसको लिख दिए, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये तीनों आ जाएंगे, धन शून्य और ऋण पूर्णांक। तो यहाँ से देखिए -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 फिर इसके बाद चलता जाता है। वास्तविक संख्या है बोले तो रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आ जाती हैं। अभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, तो वास्तविक संख्या में जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। वही संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं सम संख्याएं। सम संख्या कौन होती है, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो कि हमने अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा ही है, 1 से स्टार्ट हो जाती हैं, हमें इन्फिनिटी तक चलती जाती हैं। तो उनमें से जो प्राकृतिक संख्या, उनमें से जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से जो विभाजित हो जाए क्या कहलाती है आपकी, वो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ये सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। मतलब कि जो 2 से ना पूर्णतः विभाजित हो, 2 का टेबल तो सभी को पता होगा, और जो 2 से भाग देने से कट जाती है संख्या वो सम संख्या हो गई, और जो 2 से भाग देने पर नहीं कटती है संख्या वो विषम संख्या हो गई। जैसे 1 3 5 7 etc जो है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य का मतलब ही सीधे समझ में आ रहा है कि भाज्य ना हो, मतलब किससे ना हो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाज्य ना हो। एक से भाज्य हो और स्वयं से भाज्य हो, एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब एक से कटे और जो संख्या उससे कट जाए, उसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट किससे होती है, देखिए 2 से स्टार्ट होती है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सम और विषम को लेकर, लेकिन ये क्या है, नॉट सम नॉट विषम, ये है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए देखिए इसमें लिखा है 2, तो यहाँ फॉर्मूला आपका ये कह रहा है आपका ये की डिफिनीशन इसका 1 एंड स्वयं, तो 2 एक से भी कट जाता है, स्वयं 2 से 2 खुद कट जाता है, इसलिए 2 सबसे छोटा हो गया अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद 2 फिर 3 5 7 फिर 11 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब जो है एक को छोड़ दीजिए और सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हमने पढ़ा अभी प्राकृतिक संख्या, उसमें प्राकृतिक संख्या जो है जो अभाज्य नहीं हो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। नोट्स देख लेते हैं कुछ। नोट्स क्या है, एक भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। शून्य ना ही धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, 1 या 1
न तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। और एकमात्र जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र 2 सम संख्या है, लेकिन एकमात्र जो 2 है वो अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक के मध्य 1 से 100 के बीच जो है केवल 25, बोले तो 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं या हैं। अब देख लेते हैं हम लोग भाज्य की जांच, मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। भाज्य की जांच में देख लेते हैं 2 से भाज्य मतलब यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि यहाँ दिया है आपका इकाई के संख्या, तो आप जो भी आपका नंबर हो या संख्या हो उसमें से पहले ध्यान दीजिएगा, साइड से किनारे से इकाई की संख्या ले लीजिएगा। इसको याद साइड से ले लेते हैं, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनते हैं हम लोग। देखिए इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो ये इकाई का जो नंबर है यहाँ का जो मान है, या तो ये इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या सम संख्या। सम संख्या अभी हम पढ़े हैं कि किसे कहते हैं, वो संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाए, प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से कट जाए। इसलिए यहाँ पे जो है शून्य होना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से कट जाए, सम संख्या होनी चाहिए। वो क्या होती है, वो 2 से भाज्य हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग 3 से भाज्य का नियम पढ़ लेते हैं कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाती है, 3 से भाज्य का नियम कहलाता है। मतलब सभी अंकों का योग, मतलब जो भी संख्या हो, मतलब 2, 3, 5 जो भी आपकी संख्या हो, तो इसको आप प्लस जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़ लेंगे आप। तो देखिए 2 और 5 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 9 हो गया। 25 है आपका, ये 225 है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 से कट जाएगा। आप तो ये क्या कर रहा है, सभी अंकों का योग मतलब ये 5, ये 2 एंड ये 2 दिया है ये, तो ये 2 प्लस 5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7 2 9। तो ये 9 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो आप हमें काट के देख लीजिएगा। 225 को तो 3 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 7 21, 21, फिर 1 बचा 15, 3 बचे 15, देखिए कट जा रहा है। फिर आते हैं आप 4 से भाज्य। 4 से भाज्य का नियम क्या कहलाता है आपका, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से भाज्य कहलाएगी। देखिए ये 2 एंड 4 में दोनों के नियम सेम होते हैं, बशर्ते ये है आपका कि 2 में सिर्फ इकाई का अंक दिया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक दिया है, और ये 4 से डिवाइड का मतलब यहाँ 2 अंक दे दिया, मतलब इकाई और दहाई ये 2 अंक का मान हो गया आपका। तो यहाँ पे इकाई और ये दहाई जो है ये 2 अंक का मान होना चाहिए। जो भी संख्या हो यहाँ पर 2 और 4 हो या कोई भी संख्या आपका, बस कोई भी संख्या हो उसमें से लास्ट का आप लेंगे इकाई और दहाई 2 अंकों का मान सिर्फ लेंगे आप। द्वारा बनी संख्या, इसके द्वारा जो बनी संख्या ये जैसे कि 24 हो गई, तो ये 4 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो 4 से विभाजित अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से भाज्य का नियम, तो दी गई इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो। देखिए ये भी आसान है आपका कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर जो है 0 या 0 हो, इसका भी इकाई के स्थान पर क्या है आपका 0 और 0 हो या 5 हो, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर। फिर उसके बाद आते हैं 6 का। देखिए सारा खेल इसमें मैक्सिमम इकाई पे है, और फिर साइड से इकाई से 1 अंक 2 अंक लेके हो गया है नियम, सारे नियम बन गए हैं इसके। अब 5 से विभाजित तक नियम भी देख लीजिए, इजी है। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए आपका 0 या 5 हो, तो ये 5 से कट जाएगा ये संख्या। अब आते हैं 6 से। यदि दी गई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो कभी भी कोई संख्या अगर 6 से भाज्यता की जांच करनी हो तो पहले आप उसे 2 से देख लीजिए। तो 2 का इजी है, पहले इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या हो तो 2 से कट जाएगी। और 3 से भाज्य का नियम यह है कि सारी संख्याओं के जो अंक हैं उसको जोड़ लेंगे, फिर वो 3 से अगर कट जाती है तो 3 से कट जाएगी। तो 6 का जो है भाज्यता का नियम हमें ज्ञात करने के लिए उससे पहले हम 2 और 3 से उसको संख्या को भाज्यता का जांच कर लेंगे, इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। 7 से भाज्यता का नियम हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, मतलब कोई संख्या अगर है उसकी अंतिम, पीछे से उसके गिनेंगे 1 2 3 3 अंकों के
जैसे इकाई, अंतिम 3 अंकों का मतलब कहने का ये है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो अंक दिए हैं उससे है, से बनी संख्या और बाकी बचे अंकों की बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब जो 3 अंकों की संख्या बनी है वो संख्या ले लीजिए, और आगे कोई संख्या हो वो संख्या ले लेते हैं, उसका अंतर होगा जो, वो 7 से अगर विभाज्य तो संख्या 7 से कट जाएगी। अब आते हैं 8 से भाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह 8 से भाज्य होगी। देखिए 8 से विभाजिता का नियम जो है वो याद कर लीजिए, 2, 2 एंड 4 का जो नियम है, फिर उसके बाद 8 का नियम है। 2 का याद कर लीजिए, इकाई का स्थान सिर्फ, और 4 का जो है इकाई और दहाई 2 स्थान, और 8 का नियम जो है यू है इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 अक्षर 3 अंक हो गए आपका ये, फिर अंतिम 2 अंक है ये, अंतिम 1 अंक। 2, 4, 8 ये याद कर लीजिएगा। कभी भी आप जांच करते हैं विभाज्यता का नियम के तहत कोई अंक को, तो अगर वो 8 से कटने के वाली विभाज्यता का नियम अगर है तो अंतिम 3 अंक कटेंगे, और 4 से होगा तो वो अंतिम 2 अंक, और 2 से अंतिम 1, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2, 4, 8 विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पे दी गई संख्याओं के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या 8 से भाज्य होंगी। तो इससे हमारा जो 8 का आराम से याद हो जाएगा, 4 का भी और 2 का भी, क्योंकि तीनों के कंसेप्ट सेम ही है। 2 में बस एक ये हो जाता है आपका कि एक शून्य भी ऐड है इसमें। अब आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम जो है आपका। 9 से भाज्य का जांच कैसे की जाती है, तो 9 से भाज्य दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 9 से भाज्य होगी। अंकों का योग मतलब कि वही जो हमने अभी 3 का कंसेप्ट पढ़ा, देखिए 3 का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती हैं, वही सेम 9 का भी है। तो अगर हमें 9 का याद करना है तो 9 एंड 3 का सेम कंसेप्ट है, इसके भी नियम वही है, 9 का भी और 3 के भी नियम वही है। अंकों का योग मतलब वही हो गया आपका 225 अगर दिया है तो हम इसको अंकों को जोड़ेंगे, तो इस अंकों का जोड़ने का मतलब बीच में प्लस लगा दीजिए आप, तो इसका अंक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9। तो 9 है ये, तो 9 से अगर 9/9 करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो मतलब ये 9 से कटेगा। 11th का, दी हुई संख्या जो है उसके विषम संख्याओं के अंकों तथा सम संख्या के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो जाता है, वो संख्या 11 से भाज्य कहलाते हैं। ये सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का मतलब आपका ये हो गया ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अगर कुछ है तो अब इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 2, 4, 5, 3 एंड 2। तो संख्या मतलब कि ये दूसरे स्थान पे है आपका। अगर इधर से गिनती करते हैं चाहे इधर से भी गिनती करते हैं तो ये आपका पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे और ये 5वें स्थान पे आपका है। तो पहला स्थान और तीसरा स्थान आपका मतलब ये विषम हो गया, और इसके बाद चौथा और 5वां ये विषम हो गया, मतलब ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे, ये विषम स्थान पे है आपका, क्योंकि ये पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है। तो इसके अंक कौन हुए आपके, ये विषम संख्या के स्थान पे है तो इसके अंक है आपका पहले स्थान वाले पे 5वें पर 2, फिर 5 एंड प्लस 3, ये आपका विषम नंबर का योग हो गया। तो विषम नंबर का योग आपका ये 10 हो गया आपका। फिर उसके बाद ये आपका विषम संख्याओं का अंकों का योग है। देखिए विषम संख्याओं के अंकों का योग तथा सम संख्याओं के अंकों का योग। तो सम संख्याओं मतलब कि जो सम संख्या के स्थान पे आया हो, मतलब ये दूसरे नंबर पे आया है, ये चौथे नंबर पे आया है। तो दूसरे नंबर पे क्या आया है आपका ये आया है 4, और चौथे नंबर पे क्या आया है, ये आपका आया है 3। देख लीजिए ये, तो ये हो गया आपका सम संख्या, 4, 3, 7। इस योग का जो है ये 2 योग हो गए, तो योग का अंतर, यहाँ पे अंतर दिया है तो इसका अंतर इसको घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो हमने बस ऐसे एग्जाम्पल लिया है, अगर आप बड़ी संख्या होगी तो उसको आप करके देखिएगा इकाई दहाई के स्थान पे। तो अगर जो है या तो 0 हो या तो 11 हो, अगर इसके जगह पे 3 के जगह पे अगर 0 आ जाता या तो 11 आ जाता, या 11 से भाज्य होने वाली कोई संख्या आ जाती, जैसे 11 कम 11, 11 दूना के 22, 11 से टेबल जो स्टार्ट होता है उससे कोई भी संख्या आ सकती है, उससे कटे हो संख्या तो वो 11 से भाज्यता का नियम कहलाएगी। क्योंकि इसके स्थान पे हमारा 3 आया है, इसका मतलब जो हमने संख्या ली है
वो 11 से भाज्य नहीं होगी।